बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च किया जाएगा 8 मई को। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से स्वाबी की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। अभी ये इमरान खान साहब के जो रिश्तेदार हैं अहमद खान न्याजी, उन्होंने और दीगर जो रहनुमा इमरान खान साहब के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कुछ कर रही है, ना जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है ना वो कुछ कर रही है, ना अपोजिशन लीडर सैनट में या कौमी असम्बली में कुछ कर रहे हैं, और ना जो अहदेदारान हैं तहरीक इंसाफ के वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो इस वजह से अब ये लोग सामने आए, इन्होंने कहा जी हम अब एहतजाज करेंगे और लाएअमल का ऐलान करेंगे और बाकी सब लोग इसके ऊपर तवज्जो दें। बार बार वीडियोस जारी की जा रही हैं, ज़ोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान के लिए निकलो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा दिखाई देता है बज़ाहिर कि तहरीक इंसाफ शायद खुद मायूसी का शिकार है। वो आवाम को मायूसी से कैसे निकालेगी? यानी पहले ये कहा जाता था तहरीक इंसाफ के अहदेदारान की जाने से कि 4 लाख बंदा चाहिए, 5 लाख बंदा चाहिए। अब वो कहते हैं कि करोड़ों बंदा चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए, निकालने के लिए। तो खुद निकलेंगे तो लोग निकलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप खुद घर बैठे रहें और लोग निकलें और निकल कर आपके लिए इनकलाब लें, ये मुमकिन नहीं है। और तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा तकसीम का शिकार भी हुई है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो नई हुकूमत बनाई गई, इससे बहुत सारी उम्मीदें थी। इमरान खान साहब ने बनाई ऐसे थी कि ये नौजवानों को इकट्ठा करेंगे, मोबलाइज़ करेंगे, चैनलाइज करेंगे, बड़े पैमाने पे नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की तहरीक जन्म लेगी। लेकिन हमने देखा कि वो नहीं हुआ। बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन अमली तौर पे वो सारा कुछ जो तवक्को की जा रही थी वो हमने होता हुआ नहीं देखा। इस वक्त तो फ़िलहाल जो है चीज़ें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फेवर में, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद मुश्किल में है, लेकिन आसिम मुनीर साहब कंफर्टेबल है और उनकी एक पोजीशन बन गई है और उस पोजीशन को वो इंजॉय कर रहे हैं फ़िलहाल। और उन्हें कोई ऐसी मुश्किल है भी नहीं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज खड़ा हो जाए। हत्ता कि जो अवामी इशूज़ हैं तहरीक इंसाफ उन पे भी किसी किस्म का एहतजाज करने के मूड में नहीं है। ना तहरीक इंसाफ किसानों के साथ खड़ी हुई, ना मज़दूरों के साथ खड़ी हुई, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों के साथ खड़ी हुई, ना एनर्जी के क्राइसिस में खड़ी हुई, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे खड़ी हुई, ना ही ये जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में बार बार उस पर भी खड़ी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ किसी जगह पे भी बतौर अपोजिशन मौजूदा हुक्मरानों के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज नहीं बनी। और ये बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता कई महीनों से अब ये बना लिया है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ से भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे इस तरह की अपोजिशन किसी भी हुकूमत को मिले, किसी भी हुकूमत को ऐसी अपोजिशन मिले, तो वो हुकूमत शुक्र अदा करेगी अल्लाह का कि ऐसी अपोजिशन हमेशा रहनी चाहिए जो किसी किस्म के मामले के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल देती नहीं है। पब्लिक अगर चाहे भी तो खुद रद्द-ए-अमल दे दे तो दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल दिखाई फ़िलहाल नहीं दे रहा। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि तहरीक इंसाफ कौन सा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। लड़ाई तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना। इधर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वो कोई एहतजाज प्लान करते हैं या महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, इन चीज़ों के ऊपर निकलने का प्लान करते हैं। साथ ही जनाब अली पता चलता है कि वहाँ पे सेक्टर कमांडर में मीटिंग शुरू हो गई है सेक्टर ऑफिस के अंदर, और यहाँ पे जनाब मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो अब प्लानिंग कर रहे हैं। आईएसआई की एजेंसी बीच में आ गई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की एजेंसी बीच में आ गई है। वो बेचारे अब वो करें क्या? फ़ौजियों से लड़ने की तो उनको ट्रेनिंग नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही वो एक मुज़ामत कर सकते हैं। लेकिन माजी में जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ामत की है लोगों ने। इमरान खान साहब इस वक्त बड़ी अच्छी मुज़ामत कर रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने मुज़ामत की माजी में, नवाज शरीफ ने हल्की फुल्की मुज़ामत की जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ामत की और लोगों ने भी मुज़ामत की पाकिस्तान में। और कभी वो कामयाब हुए, कभी नाकाम हुए, लेकिन मुज़ामत ज़रूर की। एक तस्वीर है नाज़रीन, ये पाकिस्तान में पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई है, ख़ास तौर पे पंजाब में। अब ये तस्वीर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो बनी हुई नहीं है, ना ही ये तस्वीर जो है इसे कोई फ़ोटोशॉप करके बनाया गया है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब चल रहे हैं, सामने जर्नैलों की लाइन लगी हुई है और जनरल बाजवा तारुफ करवा रहे हैं और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को सलूट मार रहे हैं। अब ये जनाब तस्वीर जब नौजवान उठा लेते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उठा लेते हैं तो उन वर्कर्स को ही उठा लिया जाता है। इस तस्वीर से ऐसा लगता है कि निज़ाम को खासी चिढ़ है, यानी वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब सलूट मार रहे हैं, ये तस्वीर मंजर आम पर आए। देखें, हकीकत है, इससे आप भाग तो नहीं सकते। सरकारी मुलाजिम की ड्यूटी है
तो फिर इसमें नखरा कैसा और गुस्सा कैसा? यानी अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फ़र्ज़ करें, तो यही आसिम मुनीर साहब अगर फील्ड मार्शल होंगे तो सैल्यूट इनको मारना पड़ेगा। अव्वल तो पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन अगर पाकिस्तान की अवाम वाकई खड़ी हो जाती है, अड़ जाती है, डट जाती है, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनना पड़ जाता है, तो मुस्तकबिल की बात तो बाद में है। सबसे पहले तो आसिम मुनीर साहब को सैल्यूट मारना पड़ेगा इमरान खान को, और वो फोटो फिर बाहर आ जाएगी। तो सरकारी मुलाजिम होता है। वैसे भी अब मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने गंदी आदत डाल दी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्हें अब उस तरह के वज़ीर आज़म पसंद है जो सैल्यूट खाते नहीं है, सैल्यूट मारते हैं। यानी सैल्यूट करवाते नहीं हैं, सैल्यूट करने के आदी होते हैं। इस किस्म के उन्हें वज़ीर आज़म पसंद आ गए। शहबाज शरीफ की तो महारत ही सैल्यूट मारने में है। जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप को या किसी ताकतवर आदमी को देखते हैं तो देखते ही दूर से ही सैल्यूट ठोक देते हैं, और जैसे ही नज़र पहुंचती है तो ऑटोमेटिक ही शहबाज शरीफ साहब का हाथ जो है वो उनके माथे पे पहुंच जाता है। बहरहाल नाजरीन, इस वक्त की जो लेटेस्ट खबर है, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ग्लोबल स्मूथ फॉलेटेला के हवाले से है। ये वही बहरी काफिला है जो रवाना हुआ गज़ा की जानिब, और ये स्पेन से निकले थे आज से कुछ रोज़ पहले, और स्पेन से निकलकर इनकी जो मंजिल है वो थी गज़ा। ये इमदादी सामान लेकर जा रहे हैं गज़ा की जानिब, और 58 के करीब ये बहरी जहाज़ है। ये बड़े साइज़ की कश्तियाँ हैं और कुछ जहाज़ हैं। ये 58 के करीब इनकी तादाद है टोटल, और अब तक की इतलात के मुताबिक इनको घेरे में ले लिया है इसराइली फोर्सेस ने। लेकिन इनको बहरा रूम में जहाँ पे घेरे में लिया गया है वो बैनुल अक़वामी पानी है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई इसराइल की हदूद में दाखिल हो गए, ये गज़ा जा रहे हैं, और गज़ा इसराइल का हिस्सा नहीं है। देखें, कानूनी तौर पर तो इनको जाने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर ये गज़ा जा रहे हैं और वहाँ जाके इमदादी सरगर्मियाँ या काम करना चाहते हैं तो गज़ा की गवर्नमेंट जाने और ये जाने, लेकिन इसराइल इनका मुहासरा कर रहा है। और 7 कश्तियों को इसराइली मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने अभी तक कब्जे में ले लिया है, जबकि 11 जो बहरी जहाज़ हैं उनके साथ रब्ता भी मुनक़ता हो गया है। अब इन जहाज़ों में बड़ी तादाद में इंसानी हकूक़ के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक दुनिया के कई ममालिक के साथ है। तो इसराइल को इस बात की परवाही नहीं है कि ये कौन कौन से मुल्कों से लोग हैं, कहाँ कहाँ से ये आए हुए हैं, और अगर इन्हें नुकसान हो गया तो किस किस्म का रिएक्शन आएगा। लेकिन वो जो दिल करता है वो करता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का दस्ते शफ़क़त इसराइल के हाथ के ऊपर है। जैसे आसिम मुनीर साहब के हाथ के ऊपर है ना, सर के ऊपर हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री हैंड दिया हुआ है, जो दिल करता है ये कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का इन्होंने नक्कू ठप दिया, जो पाकिस्तान की हालत कर दी इन्होंने मईशत के मैदान में, अमन व अमान के मैदान में, इंसानी हकूक़ के मैदान में, अदलिया के मैदान में, मीडिया के मैदान में, हर तरफ इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप का हाथ सर पे है तब तक इनको पूछने वाला कोई नहीं है। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी तो आगे देखो पूछने वाला हो ना। फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था। यानी जब फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को कहा था, लबनान में गारंटी दी थी कि सीज़ फायर है लबनान में, तो ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाएं। तो ईरान बातचीत कर रहा था, लबनान के अंदर सीज़ फायर था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब मैंने तो यानी वहाँ भी शर्मिंदा करवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही खबर दे दी इंटरव्यू देते हुए। डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू को कहा था कि उन्हें ये काम ज़्यादा महारत के साथ करना होगा, इमारतों को नहीं गिराना, ये हौलनाक है और इससे इसराइल का तासुर ख़राब होता है। बस यही थी जंगबंदी की हकीकत। यानी जिस जंगबंदी की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दी, उस जंगबंदी की हकीकत यह है जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान कर दी। ट्रंप ने बमबारी में अपनी नाकामी का एतराफ़ भी किया। ट्रंप ने कहा, जी बमबारी से हमें वो फ़ायदा नहीं हुआ जो ईरान के अंदर हमने बमबारी की है, बल्कि नाकाबंदी ट्रंप ने कहा जी हमारी बहुत मुअस्सर साबित हो रही है। और इस वक्त ईरानियों के बारे में उन्होंने कहा कि वो ज़िबा किए हुए सूरों की तरह दम तोड़ रहे हैं। एटमी मामलात पर मुआहदे तक नाकाबंदी कतई तौर पर ख़त्म नहीं की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अच्छा, अब ये जो नाकाबंदी है ना, ये दो तरफ है। एक तरफ तो ईरान ने अपना सिस्टम लगाया हुआ है आपने हुर्मुज़ के ऊपर, और बाहर से अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि 3 दिन के अंदर ईरान अंदर से फटना शुरू हो जाएगा। ईरान की जो पाइपलाइंस हैं पेट्रोल की वो फटेंगी, क्योंकि ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए जो तनसीबात हैं, तो ईरानी तनसीबात काम कर रही हैं, उनके जो तेल के कुएँ हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब अगर वो काम करेंगे तो उनकी जो पाइपलाइंस हैं वो फटेंगी, वहाँ प्रेशर बहुत बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था। इस दावे के ऊपर पहले एक तो स्टेटमेंट है यहाँ पे काली बाफ का, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने 3 दिन के बाद जवाब दिया। मैंने ये स्टेटमेंट आपको बताया भी था कि उसने कहा था 3 दिन है ईरान के पास और 3 दिन के बाद ये हो जाएगा।
तो यहाँ पे कालीबाफ ने कहा कि ट्रंप की 3 दिन वाली जो 3 दिन गुजर चुके हैं और एक भी तेल के कुएं में धमाका नहीं हुआ। हम इस मोहलत को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और आपको यहाँ से इन कुओं के बराह रास्त मनाजर भी दिखा सकते हैं। ये वो अहमकाना मशवरे हैं जो अमरीकी इंतज़ामिया को उनके वज़ीर ख़जाना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं, जिन्होंने नाकाबंदी के ख्याल को भी फ़रोग दिया और तेल की कीमत को $120 से ऊपर पहुंचा दिया। अब अगली मंजिल $140 फी बैरल है। मसला सिर्फ गलत नज़रियात का नहीं, असल मसला सोचने के अंदाज में है। ये बाकर कालीबाफ ने कहा और डोनाल्ड ट्रंप को उसके चैलेंज का 3 दिन के बाद जवाब दिया कि तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद यहाँ पे हमारे कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, तो एक भी कुएं में धमाका नहीं हुआ। तो हम तो तेल निकाल रहे हैं। ईरान जो यौमिया तेल निकाल रहा है ना इस वक्त, उसकी मिकदार मैं आपको बता देता हूँ। ये 35 लाख बैरल रोज़ाना तेल ईरान निकाल रहा है। अब 35 लाख बैरल तेल ईरान अगर रोज़ाना निकाल रहा है तो ये कब तक निकाल सकता है? क्योंकि देखें ना, ये तेल जो निकालेगा उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब ये मुमकिन नहीं है जब आप तेल निकाल रहे हो और आप उसका आगे से आपके पास खाली करने का जरिया ना हो, तो फिर तो ये धमाके होने हैं। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप का ये अंदाज़ा था कि 3 दिन है ईरान के पास। लेकिन यहाँ पे जो टैंकर ट्रेडर्स कंपनी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जितने ऑयल टैंकर्स इस वक्त मौजूद हैं ईरान के आसपास और ईरान से एसोसिएटेड, ईरान 4 से 6 हफ्तों तक टैंकर्स की तरसील का काम जारी रख सकता है। यानी 4 से 6 हफ्ते तक ईरान बड़े आराम से अपना तेल निकालता रहे तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप को ये 3 दिन बताए गए थे, कालीबाफ ने 1 महीने का दावा कर दिया है। और अगर ईरान 5 लाख बैरल कम कर दे, यानी इसको 35 लाख बैरल से ले जाए यौमिया 30 लाख बैरल पे, तो वो 3 महीने तक भी इस मामले को घसीट के ले जा सकता है। ये दावा किया गया है बैनुल अक़वामी मीडिया में। अब ये खबर गलत साबित हुई डोनाल्ड ट्रंप की, और उनको गलत मालूमात दी गई कि ईरान के अंदर कुएं फटना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे तेल की पाइपलाइनें फट जाएंगी। एक और ख़बर भी है, ये 4 से 6 हफ्ते तक ईरान उस सूरत में निकालेगा कि कोई भी खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर दाखिल ना हो। अगर मज़ीद खाली टैंकर खलीज फारस के अंदर आ जाते हैं तो ईरान इस टाइम को और भी बढ़ा सकता है। तो ईरान के पास कैपेसिटी है। अच्छा, एक और चीज़ भी है ईरान के पास, ज़मीन पर तेल ज़ख़ीरा करने की इजाफी सलाहियत भी ईरान के पास मौजूद है, जिसके बारे में पक्का नहीं पता वो कितनी है, लेकिन ईरान वहाँ पे भी तेल ज़ख़ीरा करके लंबा चला सकता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया था वो गलत साबित हुआ। इसमें ईरान के लिए आबने हुर्मुज़ पे कंट्रोल रखना इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समंदर का फासला सामने नज़र आता है, वो ओमान है, ये ईरान है, तो मसला ही कोई नहीं है उनके लिए। आबने हुर्मुज़ बिल्कुल पतली सी एक जगह है, वहाँ छोटे रॉकेट और छोटे हथियारों के साथ भी वो किसी भी जहाज़ को गुजरने नहीं देंगे ज़मीन पर बैठ के, वो मुश्किल नहीं है। जबकि अमेरिका के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि अमेरिका खुले पानियों के अंदर है, गल्फ़ ऑफ ओमान में और उससे आगे अरेबियन सी में। अब जिस तरह के पानियों के अंदर अमेरिका इस वक्त अपने बहरी जहाज़ों को लेकर मौजूद है, वहाँ से अगर जहाज़ गुजरते हैं तो वो बहुत बड़ा रकबा, बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है, और समंदर के अंदर ये थका देने वाला काम है। यानी एयरफोर्स और ज़मीनी अफवाज के लिए कभी उतनी मुश्किलात नहीं होती जितनी बहरिया के लिए होती हैं। इनका बहुत टफ काम होता है, बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम होता है। ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है और इसमें कामयाबी के इम्कानात उतने नहीं होते जितने ज़मीन के ऊपर या फ़िज़ा से अटैक के ऊपर होते हैं। तो इसलिए यहाँ अब अमेरिका के लिए एक चैलेंज है कि वो कितने लंबे अरसे तक ये काम करता रहेगा कि नाकाबंदी जारी रखे। देखिए, इसके अखराजात भी उसको पड़ेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा पंगा ये है कि अभी जर्मनी के जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्होंने कह दिया कि हमारी जो माशी तरक्की है वो आधी हो गई है और हमारी कंपनियां नुकसान में जा रही हैं और उनको इसका डैमेज हो रहा है, और वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ छिड़ जाने वाली जंग की वजह से हो रहा है और आबने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। यही बात जो है वो दीगर जो जनूबी ममालिक हैं यूरोप के, उन्होंने भी अमेरिका से मदद की अपील की है और वो भी ये बता रहे हैं कि हमारी मईशत कसाद बाजारी की तरफ जा रही है, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हमारी जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो बाकी सारे मामलात हैं, जो इंडस्ट्री चलाने के मामलात हैं, वो सब बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये बार बार बातें सामने आ रही है। बरतानिया के हवाले से एक द इंडिपेंडेंट के अंदर खबर छपी है। ये रिपोर्ट बताती है कि असल झटका 2 हफ्तों के बाद बरतानिया को लगेगा
और ये झटका इस सूरत में लगेगा कि बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बहुत ताख़ीर का शिकार हो गई है और जो बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स हैं बरतानिया के अंदर, उनकी शेल्फें आपको खाली नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो बरतानिया में भी एक तरह का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें बरतानिया इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है। उन चीज़ों की किल्लत आइंदा 2 हफ्तों में पैदा हो सकती है, ये प्रॉब्लम भी। और ये द इंडिपेंडेंट की बाकायदा इसके बारे में एक रिपोर्ट है। अब नाजरीन, कालीबाफ का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था और उससे ये अंदाज़ा होता है कि ईरान को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये नाकाबंदी ईरान को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही। इस स्टेटमेंट को जब मैंने गौर से पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर भी है और वो भी ये चाहता है कि ये नाकाबंदी किसी तरह ख़त्म हो जाए। वो ये कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ सारा कुछ करके आजमाया गया, जो एक्टिविटीज़ की गई, धमाके किए गए, क़यादत को कत्ल किया गया, फ़ौज को उतारा गया, जहाज़ यहाँ पे आ गए, सारा कुछ करके देख लिया। अब ये एक इन्होंने नाकाबंदी की हुई है। तो इस पे जो फाइनली उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा। ट्रंप खुलेआम हमारे मुआशरे को 2 ग्रोह में तकसीम कर रहा है, बुनियाद परस्त और एतदाल पसंद। दुश्मन की इस नई साजिश का वाहिद जवाब इत्तेहाद को बरकरार रखना है। शुरू से लेकर आज तक ये इत्तेहाद ही है जो दुश्मन के तमाम मंसूबों की नाकामी का सबब बना है। फिर वो ये भी बताता है कि ये जो हालात अब पैदा किए इससे प्रेशर तो आएगा। देखें, ईरान के ऊपर भी दबाव है, ऐसा नहीं है कि ईरान दबाव में नहीं है। अमेरिका एक बहुत अमीर मुल्क है, वो बड़े लंबे अरसे तक नाकाबंदी रखे तो वो बर्दाश्त कर सकता है। ईरान उतना अमीर मुल्क नहीं है और वो इस नाकाबंदी का जो प्रेशर अगर बढ़ता गया और एक वक्त आएगा कि ईरान के पास रास्ते बंद हो जाएंगे और वो पैदावार बंद कर देगा तेल की, उसके लिए फिर बहुत मुश्किलात होंगी ईरान के लिए भी। तो ये बात ईरानी भी समझते हैं। लेकिन अमेरिका को नाकाबंदी करने का मौका कैसे मिला? पाकिस्तान ने जंगबंदी कराई और जंगबंदी के बाद बजाय इसके कि तवज्जो दी जाती एक डील की तरफ, एक मुआहदा किया जाता, अमेरिका अपने हथियारों को यहाँ लेकर आ गया और हर तरफ उसने हथियार फैला दिए। अब इस पे ईरान शिकवा भी करता है कि अमेरिका ने जंगबंदी के दौरान बड़ी तेज़ी से हथियारों को खित्ते में मूव किया और फ़ायदा उठाया इस बात का कि हम अटैक नहीं कर सकते थे, वरना पहले तो अमरीकी जो बहरी जहाज़ हैं वो बहुत दूर दूर चले गए थे। लेकिन जिस दिन लड़ाई शुरू होगी ना, जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, मिसाइल लॉन्च होंगे, ड्रोन लॉन्च होंगे, ये बहरी जहाज़ सारे दूर चले जाएंगे दोबारा से। बड़े कीमती बहरी जहाज़ हैं, अमेरिका नहीं चाहेगा कि इनको तबाह होता हुआ देखे। नादरीन, एक बड़ी मुसीबत पड़ गई पीट हेग्सेथ को, जो अमरीकी वज़ीर दिफा है। वो हत्थे चढ़ गए कांग्रेस के। कांग्रेस के अंदर उनकी ब्रीफिंग थी, वहाँ पे वो चले गए। वहाँ जो ईरानी एटमी हथियारों के हवाले से उनका स्टेटमेंट है उसमें वो फंस गए बहुत बुरी तरह और कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं उन्होंने उनको धोखे रख दिया। उनसे पूछा गया, जनाब आपने पिछले साल जंग लड़ी थी और आपने जो पिछले साल ऑपरेशन किया था जून में, उसके बाद आपने ऐलान किया था हमने मुकम्मल तौर पे ईरान की सलाहियत ख़त्म कर दी है एटमी हथियार बनाने की, तो अब आपने क्यों किया है? पहले उसने कहा जी कि हमने इस साल हमला इसलिए किया कि वो एटमी हमला करने लगा था, ईरान एटमी तजर्बा करने लगा था। तो फिर सवाल पूछा गया जी पिछले साल जो आपने इतनी लड़ाई करके 12 दिन की, उसके बाद ये दावा किया था कि हमने उनकी सलाहियत ख़त्म कर दी है, तो वो तब आप झूठ बोल रहे थे कौम के साथ। तो पीट हेग्सेथ बहुत बुरी तरह फंस गया। वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था इस हमले का, वो बता ही नहीं पा रहा था कि हमला उन्होंने क्यों किया। देखिए, अमेरिका के ऊपर दुनिया का कर्जा चढ़ गया है। कैसे चढ़ गया मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका के बहुत सारे इत्तेहादी हैं जो अमेरिका से नाराज़ हो रहे हैं। वो परेशान हो रहे हैं कि बैठे बैठाए तुमने एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसकी वजह से हमारी मईशत पे असर पड़ रहा है। तुम तो अपना तेल बेच रहे हो, हालांकि अमेरिका के अंदर भी रिकॉर्ड कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोल की। बड़े अरसे के बाद 4-5 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया अमेरिका का और वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अमेरिका में। ये प्रॉब्लम अमेरिका में आ रहा है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो तो तेल पैदा नहीं करते, उनको तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वो अमेरिका के ऊपर उनका कर्जा चढ़ता जा रहा है। वो सारे अब शिकायतें कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे बरतानिया के साथ जो हो रहा है, जो फ्रांस के साथ हो रहा है, जो जर्मनी के साथ हो रहा है, जो इटली के साथ हो रहा है, जो स्पेन के साथ हो रहा है, इन तमाम ममालिक की मईशत इफेक्ट हो रही है। और किसकी वजह से? जो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग छेड़ दी है। अब इस जंग को ख़त्म कैसे करना है, ये बोझ है उनके ऊपर। और जंग को इस तरीके से ख़त्म करना है कि सारी चीज़ें दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएं। मसला था डोनाल्ड ट्रंप का, और अमेरिकन जी कहते हैं कि मसला उनका था एप्स्टीन फाइल का, मसला उनका था अमेरिका के अंदर के हालात का। वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये फार्मूला शायद बहुत पहले से था, क्योंकि जब बराक ओबामा सदर था अमेरिका का, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की थी कि अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए बराक ओबामा ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि ये कोई डील करने के काबिल नहीं है, कोई बातचीत करने के काबिल नहीं है।
ये उस वक्त ट्रंप ने कहा था, और वही काम जब ट्रंप की अपनी मकबूलियत बहुत ज़्यादा गिर रही थी उस वक्त ट्रंप ने ईरान के साथ कर दिया। और अब अमेरिका के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये सारे अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन वो सारे के सारे परेशान हैं कि अमेरिका के इस एडवेंचर की वजह से जिसमें नेतन्याहू ने डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप को उठा के, उनका नुकसान होना शुरू हो गया। हालांकि ना वो लेने में ना वो देने में, ना उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया, ना वो इस लड़ाई का हिस्सा बने, और ना वो इस लड़ाई का जवाब मानते हैं, लेकिन नुकसान उनकी मईशत को हो रहा है, लगातार हो रहा है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको जाते जाते बताता हूँ। एक लेगो आपने सुना होगा, बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेगोस क्या होते हैं। ये कार्टून होते हैं, लेगो कार्टून होते हैं, इनकी दुकानें भी बनी हुई, इनके टॉयज़ भी मिलते हैं। तो ये जो लेगोस का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पूरा सिस्टम है, इसको ईरान की जेनजी ने बड़ा कमाल तरीके से इस्तेमाल किया। जेनजी बोलते हैं नौजवानों को, बिल्कुल जो छोटी उम्र के हैं, हमारे बाद वाली नस्लें। तो जेनजीज ने इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और लेगोस के ज़रिए से ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाई और दुनिया भर के सोशल मीडिया पे डालकर फैला दी, जिनको मिलियंस के अंदर लोगों ने देखा और अमेरिकन बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन जब जंग होती है तो प्रोपेगेंडा वॉर भी होती है, और जब प्रोपेगेंडा वॉर होती है तो आपको नए से नए टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जिस तरीके से ईरान ने या उनके जेनसीज ने लेगोस के ऊपर वीडियो बना बना के, और उसमें मैसेजेस हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है, कभी मिसाइल आ रहे हैं, कभी मिसाइल जा रहे हैं, कभी समंदर दिखा रहे हैं, कभी यहाँ से खामनाई को, कभी किसी और को। तो उन्होंने लेगोस का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसा इस्तेमाल ईरान ने किया है, इसको बनाने वालों ने भी नहीं किया होगा। जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी वो लोग अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सके, जबकि ईरान ने शानदार इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और प्रोपेगेंडा के मैदान में उन्होंने अमेरिका को वाकई में मात दी है। और ये बात अब अमेरिकन मानते हैं और अमेरिकन मीडिया इसकी तारीफ कर रहा है। अल जज़ीरा ने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट भी शाया की है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।